हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। आज से लगभग एक साल पहले मैंने अपना पहला माइंड मैप बनाया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, और आज मैं आपके सामने फिर से इसी चैप्टर का माइंड मैप लेके आया हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुराना वाला माइंड मैप था उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, जिसकी वजह से आपकी एनसीईआरटी 100% कवर नहीं हो पा रही थी उससे। इसीलिए मैंने इस माइंड मैप को अपडेट कर दिया है, और अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ये एक अपडेटेड वर्जन है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के माइंड मैप का। अब इस अपडेटेड वर्जन में 100% एनसीईआरटी कवर की गई है। जो भी चीज़ें इस चैप्टर में लिखी गई हैं एनसीईआरटी में, वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस चैप्टर को एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, यानी मास का बढ़ना या फिर नंबर का बढ़ना, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। इन दोनों को हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं, मतलब ये दो कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। ट्विन मतलब टू, ठीक है। ये दोनों मिला के हम इनको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं ग्रो होल लाइफ, ये अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रो करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं ये अपने सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, मतलब एक निश्चित आयु तक ये ग्रो करते हैं। जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो हम लगभग 20-21 साल तक ग्रो करते हैं, ठीक। तो एनिमल जो होते हैं वो सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी जो जिनके अंदर एक ही सेल होती है, उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात होती है। सिनोनिमस मतलब होता है पर्यायवाची। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होती है लगभग एक ही बात है, एक दूसरे की पर्यायवाची है, ठीक है। दोनों का मतलब एक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल है। अब वो डिवाइड करेगा तो उसी को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद उसका नंबर बढ़ जाएगा ना, 2 हो जाएगा, और इंक्रीज इन नंबर क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो जो डिवाइड किया इसी को हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और डिवाइड करने से ही उसका नंबर बढ़ गया, तो यही चीज़ ग्रोथ हो गई। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सिनोनिमस चीज़ होती है, यानी एक ही चीज़ होती है लगभग। डोंट रिप्रोड्यूस। अब कौन कौन नहीं रिप्रोड्यूस करता? म्यूल्स यानी खच्चर, वर्कर ब्रीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं रिप्रोड्यूस करती, फिर भी ये सब लिविंग होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। हमारे बॉडी में होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उनको मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में एक डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसा फीचर जिसका एक्सेप्शन ना हो। जैसे अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो जो नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा वो भी लिविंग है, लेकिन अगर हम मेटाबॉलिज्म के बारे में कहेंगे, अगर किसी चीज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो लिविंग नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखा गया वो लिविंग है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं है वो लिविंग नहीं है। जबकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है वो भी लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन के यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है। ग्रोथ का भी जो है एक्सेप्शन होता है। जैसे कि हम कूड़े का ढेर देखते हैं, मान लीजिए कहीं रोज़ कूड़ा फेंका जाता है तो कूड़े का ढेर बढ़ जाता है, बड़ा होता चला जाता है, वहाँ पे मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कूड़े का ढेर जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है, यानी मास बढ़ता जा रहा है। तो कूड़े का ढेर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन होते हैं, जबकि मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग, नहीं है तो नॉन लिविंग। ऐसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है सेल का बना होना। जैसे वायरस लेते हैं, वायरस जो होता है वो पूरी कंप्लीट सेल का नहीं बना होता है, इसीलिए उसको नॉन लिविंग कहा जाता है। जबकि हम लोग हैं, हम सेल के बने हैं तो हम लिविंग हैं, ठीक है। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। तीसरी चीज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? बीइंग अवेयर ऑफ सराउंडिंग, आसपास की जानकारी रखना, आसपास जो सराउंडिंग्स है हमारी उनका अवेयर होना उनसे। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। कॉन्शियसनेस अगर होगी तो मतलब कोई जिंदा है, कॉन्शियसनेस अगर नहीं है तो वो जिंदा नहीं है, ठीक। अब कॉन्शियसनेस का एक एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्शियसनेस है। हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो हमने स्वेटर पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, ये एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये होती है कॉन्शियसनेस। अब आते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में एनसीईआरटी ने इस यूनिट में दिया है, अर्नेस्ट मायर। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? 3 प्राइज होते हैं, जिसको ये तीनों प्राइज मिलता है उसको कहते हैं, जैसे इन तीनों प्राइज को मिला के हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो जो अर्नेस्ट मायर थे इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था। अब इनमें तीनों कौन प्राइज होते हैं? बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ जूलॉजी और क्राफोर्ड प्राइज। तो ये तीनों मिला के हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और ये अर्नेस्ट मायर को दिया गया था, और इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाला, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे 2 फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटनी जो होता है ये प्लांट्स की स्टडी होती है, तो जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICBN जो है ये प्लांट का नॉमेनक्लेचर करती है।
ICZN जो होता है ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब जो वर्ड जू है ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो ICZN है ये एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करती है, या कह लीजिए साइंटिफिक नेम देती है एनिमल्स को, ठीक है। तो ICBN ICZN इनको अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो बी होता है यहाँ पे बोटेनिकल होता है। कई बार आपको ऑप्शन में बायोलॉजिकल दिया रहता है बोटेनिकल की जगह कंफ्यूज करने के लिए, तो बायोलॉजिकल नहीं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। और ये जो लैंग्वेज होती है मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जनरली लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब रूल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखिएगा। रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो जीनस का पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। स्पीसीज इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, और स्पीसीज जो होती है ये स्मॉल लेटर से शुरू होती है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जो है ये जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। तो मैंजीफेरा में देखिए एम जो है वो कैपिटल में है और आई जो है ये स्मॉल में होगा। सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया है, ये आई जो है ये स्मॉल में होगा, ठीक है। अच्छा मैं बाद में इसको चेंज कर लूँगा, ये आई स्मॉल में होगा, ठीक। तो आई स्मॉल में होगा मैंजीफेरा लिन, ठीक है, इंडिका लिन। तो ये जो मैंजीफेरा है ये जीनस है, ये कैपिटल लेटर में होगा। इंडिका का आई जो होगा ये छोटे लेटर में स्मॉल लेटर से शुरू होगा। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर इसको प्रिंट किया जा रहा है कहीं पे न्यूज़पेपर में बुक्स में तो इटैलिक्स में यानी टेढ़े अक्षरों में प्रिंट किया जाएगा इसको। इफ़ हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, अगर हाथ से लिखा गया है तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन यानी अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। तो ये हाथ से लिखा है मैंने तो देखिए अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, एक यहाँ एक यहाँ अलग अलग, ठीक। फिर नेम ऑफ ऑथर, अगर ऑथर का नाम लिखा जा रहा है साथ में तो ये जो मैंने LINN लिखा है लिन, ये एक्चुअली लीनियस है। तो जो ऑथर है मतलब जिन्होंने नाम दिया है उनका अगर नाम लिखा जा रहा है तो रिटन एट एंड आखिरी में लिखा जाएगा इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली। तो जो ऑथर का नाम है वो आखिरी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये पूरा हो गया मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो ये नाम हो गया। ये रूल्स अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज, समझ में आ ही गया होगा सारी चीज़ें। अब आते हैं दूसरे पे। तो ये है हमारा सेकंड पेज और इसमें मेनली हमें टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले एक एनसीईआरटी ने फैक्ट दिया है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब इस समय लगभग हमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में पता है। अगर इसको हम इंडियन सिस्टम में बोले तो 17 से 18 लाख स्पीसीज के बारे में हमें इस समय पता है, ठीक है। और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। देखिए डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके की। बायो मतलब होता है लाइफ, तो अलग अलग तरीके की लाइफ, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे एक जंगल की बात करें, एक जंगल आप ले लीजिए तो उसमें आपको 1000 तरह के प्लांट दिखेंगे, 1000 तरह के एनिमल्स दिखेंगे और लगभग 1000 तरह के इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मतलब जंगल के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरीके की लाइफ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम अपने खेत की बात करें तो जो हमारा खेत होता है उसमें एक ही तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं गेहूं का खेत है तो सिर्फ गेहूं का प्लांट देखने को मिलेगा। मान लेते हैं सरसों का खेत है तो सिर्फ सरसों का प्लांट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा खेत होता है इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है क्योंकि हमें अलग अलग तरह की लाइफ देखने को नहीं मिल रही। जबकि अगर हम जंगल की बात करें तो हमें हजारों अलग अलग तरीके की लाइफ देखने को मिल रही। तो जो हमारा जंगल है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही होता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे पास 17 से 18 लाख अलग अलग तरीके की लाइफ है। इस लाइफ में मतलब 17 से 18 लाख अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, इसीलिए हमारे पास काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी। अब एक बुक है सिस्टमा नेचुरी, ये कैरोलस लीनियस ने लिखी थी, ये आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी ने दिया है तो नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरी जो है कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। अब आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टैक्सा क्या होता है। देखिए टैक्सा क्या होता है, जैसे एक किंगडम जो है ये एक टैक्सॉन है। अच्छा 2 वर्ड हैं इनमें, आपको मैं डिफरेंस पहले बता दूं। 2 वर्ड हैं, एक है टैक्सा और एक है टैक्सॉन। तो नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि टैक्सा और टैक्सॉन में डिफरेंस क्या है। तो जो टैक्सा वर्ड होता है ये बेसिकली प्लूरल होता है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। टैक्सॉन वर्ड सिंगुलर होता है, यानी एक वचन के लिए, सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, अच्छा ये वो एक्चुअली ये माइंड मैप मैंने बनाया था और ये गलत हो गया था इसलिए काटना पड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिख दिया था ग्रोथ इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, लिखना था ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। तो इसी वजह से ये गलत हो गया था, पूरा मुझे काटना पड़ा।
तो आपको समझ में आ गया होगा टैक्सा और टैक्सॉन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्लास क्या है, एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, किंगडम एक टैक्सॉन है, और ये सारे क्या है, टैक्सा हैं। ठीक है, तो टैक्सा क्या होता है, बेसिकली ग्रुप को कहते हैं। जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारे अलग अलग ग्रुप है, यानी ये सारे अलग अलग टैक्सॉन है। अब ये इनमें अंतर क्या है, तो ये अलग अलग लेवल के हैं। जैसे स्पीसीज जो है ये बहुत ही बेसिक लेवल का टैक्सा है, जो किंगडम है ये बहुत ही बड़े लेवल का टैक्सा है। ठीक है, तो यही अंतर होता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, जो टैक्सा होते हैं उनका अरेंजमेंट, और इसी सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस में हमने अरेंज किया है टैक्सा को, इसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और मैं अपना तरीका जो जिससे मैंने याद किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास अपना निमोनिक होगा तो उससे आप याद रखिएगा। तो मैंने इस तरीके से याद किया था, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये मेरा तरीका याद करने का। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब एक और चीज़, फाइलम और डिवीजन, इनमें क्या अंतर है, तो ये दोनों एक ही लेवल के टैक्सा हैं। बस जो फाइलम वर्ड है ये हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन वर्ड जो है ये हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइलम और डिवीजन दोनों एक ही लेवल के टैक्सॉन है, लेकिन बस जो फाइलम टर्म है ये एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, डिवीजन टर्म जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मैंने अपना तरीका बता दिया, बेसिकली वो मेरा तरीका नहीं था। एक यूट्यूब पे चैनल है, आपने सुना होगा, लर्नो हब करके, रोशनी मैम का चैनल है वो। तो उस चैनल का पहले नाम हुआ करता था एग्ज़ाम फेयर। तो जब एग्ज़ाम फेयर नाम होता था उस चैनल का, तब मैं उससे पढ़ता था। उसमें रोशनी मैम है जो कि बायो पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, मतलब उन्हीं से मैंने पढ़ी है। तो जो ये मैं बता रहा हूँ कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये रोशनी मैम का एक्चुअली है। रोशनी मैम ने ही मुझे पढ़ाया था उस समय। ठीक है, तो 11th-12th में मुझे बेसिकली स्कूल में जनरली समझ लीजिए बहुत ही कम पढ़ाया गया, मतलब 0 पढ़ाया जाता था। तो जो भी मैं पढ़ता था वो यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स नहीं, फिज़िक्स मैंने पढ़ी है प्रदीप क्षेत्रपाल से, बहुत ही सही टीचर हैं यार वो। 11th-12th के लिए प्रदीप क्षेत्रपाल सर बेस्ट हैं। तो फिज़िक्स मैंने उनसे पढ़ी थी, और जो बायोलॉजी पढ़ी थी ये मैंने रोशनी मैम से पढ़ी थी। तो उन्होंने ये बताया था, ये कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, जो स्पीसीज होंगी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखेंगी, जबकि जो किंगडम होगा वहाँ कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होगा। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखना, किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हुए कॉमन कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ठीक, अच्छा ये चीज़ मैं लिख दूंगा। ठीक है, कि फाइलम जो है वो एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, डिवीज़न जो है प्लांट के लिए, बाद में मैं लिख दूंगा। PDF जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा होगा। ठीक, अब स्पीसीज जो होती है इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, या कभी कभी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी यही होती है। ठीक है, स्पीसीज को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पीसीज होता क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड, मतलब इंडिविजुअल बेसिकली किसी भी चीज़ का ऐसा ग्रुप, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कि इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड मतलब आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये स्पीसीज की एक डेफिनेशन हो गई। तो ये हो गई टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको भी। तो टोटल 9 टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें पढ़ने हैं, और 3-4 ऐसे हैं जिनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी जनरली पूछे नहीं जाते हैं। सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम स्टोर्स प्लांट स्पेसिमन इन सीड्स। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमन रखा जाता है, सिर्फ प्लांट्स, एनिमल नहीं रहेंगे। हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट के स्पेसिमन रखे जाते हैं, जैसे लीफ हो गई, रूट हो गई, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, और शीट पे रखी जाती है, मतलब किसी एक पेपर पे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लीफ है, उस लीफ को हमने यहाँ पे पेपर पे चिपका दिया। बेसिकली पहले उस लीफ को हमने लिया, फिर लीफ को धोया, उसको अच्छे से सुखाया, उसको प्रेस करके फिर उसके बाद चिपकाया कि ख़राब ना हो जाए तुरंत। ठीक है, तो उस लीफ को हमने यहाँ पे चिपका दिया, और उस लीफ के बारे में बाकी जो पेज बचा है हमारा, उसमें हमने उस लीफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्लांट के स्पेसिमेंस जो होते हैं वो सीट पे, यानी किसी एक पेपर पे चिपका के रखे जाते हैं। ठीक है, हर्बेरियम में। अब हर्बेरियम को हम क्विक रेफरल सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों है, जैसे अगर आपने कभी फ़ोन खरीदा होगा, मोबाइल या फिर कुछ और खरीदा होगा, तो एक छोटी सी बुक मिलती है उसके साथ। जो बुक मिलती है, जो एक छोटी सी गाइड मिलती है, उसको क्विक रेफरल गाइड कहा जाता है। उस जो गाइड जो होती है उसमें आपके मोबाइल के बारे में या फिर जो भी आपने ख़रीदा है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा है तो उस मोबाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उस बुक में, छोटी सी बुक जो है उसमें लिखी हुई होगी। वैसे ही जो हर्बेरियम होता है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे पत्ती लगाई है, तो उस पत्ती के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें तुरंत मिल जाएगी
बस 1 सेकंड में, मतलब आपने पत्ती देखी, पत्ती के जस्ट बगल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पत्ती की मिल जाएगी। तो 1 या 2 पेज में हमें उस पत्ती के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इसीलिए हम इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहते हैं। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हर्बेरियम में? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब डेट लिखा होता है किस दिन पे और किस जगह पे कलेक्ट किया गया था उस स्पेसिमेन को। इंग्लिश नेम और लोकल नेम, फैमिली लिखी होती है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है, और कलेक्टर्स नेम, मतलब जिसने कलेक्ट किया था उस स्पेसिमेन को उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पत्ती कलेक्ट की है तो मेरा नाम लिखा रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इतनी दी है तो इतनी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं बोटेनिकल गार्डन, कंटेन्स लिविंग प्लांट्स। अब बोटेनिकल गार्डन भी प्लांट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिविंग प्लांट्स होंगे, तो पेड़ यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक, जबकि हर्बेरियम में जो होते हैं स्पेसिमेंस होते हैं, प्लांट के टुकड़े होंगे, जैसे लीफ हो गई, रूट हो गई, इस तरह के स्पेसिमेंस होंगे। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होंगे, प्लांट सीधे सीधे जिंदा प्लांट होंगे, लगाए जाएंगे, और लेबल एक लगाया जाएगा, हर प्लांट के सामने एक लेबल लगाया जाएगा जिसमें साइंटिफिक नेम और फैमिली के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, अब 3 बोटेनिकल गार्डन है जिनके बारे में पता होना चाहिए। रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है क्यू नाम की जगह पे है इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NBRI, ये पूछा जा चुका है, तो NBRI अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, अब हावड़ा और लखनऊ इंडिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्यू के आगे इंग्लैंड लिख दिया है क्योंकि आपको नहीं पता होगा क्यू कहाँ पे है। हावड़ा और लखनऊ इंडिया में है, ये तो आपको ही पता होगी, मतलब ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम जो होता है प्रिजर्व डेड प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ पे डेड प्लांट्स एंड एनिमल रखे जाते हैं प्रिजर्व करके, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनको जार में एक रख दिया जाता है लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड जो होता है इंसेक्ट की बॉडी को सड़ने से बचाता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर है जूलॉजिकल पार्क, जिसको आप जू कहते हैं, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन ह्यूमन केयर, वाइल्ड एनिमल को यानी जंगली जानवरों को ह्यूमन के केयर में रखा जाता है। फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया, किसी भी एक एरिया में जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हमें फ्लोरा बताता है। ठीक है, मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ में होती है। देखिए मोनो मतलब होता है 1, तो किसी भी एक टैक्सॉन के ऊपर मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है। फिर आते हैं की पे। की क्या होता है? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की जो होता है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बेस्ड है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिटन इन पेयर्स कॉल्ड कपलेट, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होते हैं लगभग जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं बेसिकली, तो जो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक पेयर में लिख दिया जाता है और उस पेयर को हम कपलेट कह देते हैं। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, हर एक स्टेटमेंट जो की के अंदर होता है उसको हम एक लीड कहते हैं। ठीक, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, की में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो लिखे जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो लिखे जाते हैं एक पेयर में, उसको कपलेट कहते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है ये चीज़। 8वें पे आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एरिया में जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैनुअल और फ्लोरा, इन दोनों में अंतर क्या है? फ्लोरा में सिर्फ प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, किसी एक एरिया के प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। मैनुअल में किसी भी एक एरिया में जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट्स एनिमल्स, उनके बारे में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर 9th आता है कैटलॉग। कैटलॉग के बारे में कुछ नहीं जानना, एक्चुअली ये कभी पूछा भी नहीं गया है, और दूसरी चीज़ एनसीईआरटी में कभी कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको जानना है कैटलॉग के बारे में, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है, तो कैटलॉग एक टैक्सोनॉमिकल एड है, बस इतना नहीं पता होना चाहिए। इसके बारे में ना एनसीईआरटी ने दिया है, ना कभी पूछा गया है, और ना ही हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमिकल एड वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पेज था और ये हमारा पहला पेज था। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी और ये माइंड मैप आपको अच्छा लगा होगा, ये अपडेटेड माइंड मैप बेसिकली। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर कोई मतलब रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जनरली मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूँ। तो ठीक है, कमेंट करके आप बताइए को कोई दिक्कत होगी या कोई सजेशन होगा, कुछ भी होगा। बाकी माइंड मैप अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।